हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम टेंस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जानेंगे टेंस के यूसेस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या क्या यूसेस है, तो इससे पहले जो टेंस का मैंने इससे पहला वीडियो बनाया जो कि चैप्टर नंबर 24 था, उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया। बेसिकली वो वीडियो था टेंस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, और उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टेंस होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, और कंप्लीट चार्ट मैंने आपको बताया, टेंस का कंप्लीट चार्ट बताया। और अब हम लोग काम करेंगे यूसेस पे। तो यूसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केवल हमें टेंस के स्ट्रक्चर जान लेने से हमारी काम पूरी नहीं हो जाती है, हमें यूसेस भी पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के यूसेस क्या होता है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है। तो सिंपल प्रेजेंट हम कैसे पहचानेंगे, किसी सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। तो हम टेंस आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब के फॉर्म से। तो अगर मेन वर्ब जो हमारा है सेंटेंस में, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है या फिफ्थ फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, और कौन सा प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको V1 मिलेगा या V5 मिलेगा। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला फॉर्म, और V5 का मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी कि सिंगुलर वर्ब, और ये प्लूरल वर्ब है। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको सिंपल प्रेजेंट में क्या मिलेगा? डू मिलेगा या डज मिलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े तो आपको सिंपल प्रेजेंट में डू या डज मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वर्ब को देखेंगे को V1 या V5 के फॉर्म में है, या फिर अगर उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज है, तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? डू होगा या तो डज होगा। तो इसको देखते ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहां तक क्लियर है। अब चलिए जानते हैं इसके यूसेस के बारे में। तो देखो सबसे पहला यूज क्या है? द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। हैबिचुअल एक्शन देखो, हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है, कोई परमानेंट एक्शन भी हो सकता है, कोई रूटीन एक्शन भी हो सकता है। रूटीन एक्शन का मतलब एक रूटीन के तौर पे जो काम हर दिन होते हैं उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। या फिर कोई भी ऐसा काम हो जो कि रिपीटेड हो, मतलब आप बार बार उस चीज को फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे किसी का आदत के बारे में पता चले, उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो देखो जैसे कि यहां पर एग्जांपल है, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। तो मैं हर दिन सुबह को चाय पीता हूं। तो हर दिन सुबह को चाय पीना क्या है? ये मेरा आदत है। ही गेट्स अप एवरी डे, ही गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो वह हर दिन सुबह में 5 बजे उठता है। वो कितने बजे उठता है? 5 बजे उठता है। तो क्या ये 5 बजे उठना उसका आदत है? हाँ, थोड़ा सा यहां पर एक करेक्शन हम कर लेंगे, ध्यान देना है। एवरी डे को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है एवरी डे, और एक होता है जिसमें एवरी अलग होता है और डे अलग होता है। तो कायदे से मुझे यहां पर यह लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हुई यहां पर। तो एवरी डे का अलग मीनिंग होता है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। और एवरी डे का मतलब, जिसमें एवरी और डे अलग अलग होता है, उसका मतलब होता है प्रतिदिन। ठीक है, और इस एवरी डे का मतलब होता है ऑर्डिनरी डे, मतलब फ्रॉम डे टू डे लाइफ, मतलब जीवन के जो रोजमर्रा की चीजें होती है उसको हम एवरी डे बोलते हैं। और आप प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, उसमें हम एवरी डे लिखते हैं। तो एवरी डे भी, एवरी डे से क्या पता चलता है कि ये ऐसी काम के बारे में बात कर रहा है जो कि एक आदत के रूप में हर दिन होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको हैबिचुअल एक्शन या कोई हैबिट बताना हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सही है। तो अब देखो होता क्या है कि सेंटेंस में कुछ तो ऐसा वर्ड यूज होगा या कोई भी ऐसा टाइम यूज होता है जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि सेंटेंस वो आदत बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ टाइम मिलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम मिलेंगे, जिसको देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। तो देखो ऐसे टाइम का मैं एक लिस्ट बना देता हूं। ऐसे टाइम में देखो क्या मिलेगा आपको। जैसे आपको एक क्या मिल गया? एवरी डे मिल गया, एवरी डे मिल सकता है आपको, या फिर आपको ऑलवेज लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको नेवर लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर जनरली,
जनरली, यूजुअली, जनरली, यूजुअली। इसके अलावा आपको डेली लिखा हुआ मिल सकता है। डेली का मतलब वही एवरीडे, जो हर दिन काम होता है। अच्छा, उसके बाद ऑफन, OFTN, ऑफन, ठीक है, ETC। तो ऐसे जो टाइम होते हैं ना, इस तरह के टाइम ये बताने का काम करते हैं कि कोई भी काम आदत के तौर पे हर दिन होता है। तो जैसे आपको सेंटेंस में ये सारा चीज दिखाई दे, तो इससे ही आपको हिंट मिल जाएगा। इवन अगर आप जब एक्सरसाइज बनाओगे टेंस का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आदत शो कर रहा है कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो किसी भी सेंटेंस में हम टाइम से ही डिसाइड कर पाते हैं कि टेंस क्या है। तो इस तरह के टाइम आपको दिए हुए रहेंगे और इसी तरह के टाइम को देखते ही समझ जाना कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने वाला है। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो देखो अगला यूज क्या है। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। अच्छा, कोई जनरल ट्रूथ आपको बताना हो या कोई फैक्ट बताना हो, जनरल ट्रूथ बोलो या फैक्ट बोलो। अच्छा, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब जो चीजें है सो है, जो कल भी था आज भी है, आने वाला टाइम में भी उसकी स्थिति वही रहेगी, उसकी सच्चाई छिपने वाली नहीं किसी से, सबको पता है। तो फैक्ट बताना, वो जनरल फैक्ट भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट भी हो सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट हो सकते हैं, यानी साइंस के प्रिंसिपल से जुड़े हुए चीजें हो सकती है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या? जो बातें सब पे लागू होती है, सबको पता है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर आपको फैक्ट बताना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन जो है ना, वो ईस्ट में राइज करता है, पूरब में उगता है। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल फैक्ट भी कह सकते हैं, जो सबको पता है। तो देखो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में। यहां पर राइज नहीं, देखो राइज क्या लिखा हुआ? राइजेज, यानी सिंगुलर फॉर्म में वर्ब लिखा हुआ है, यानी ये V5 है। और V5 या V1 का यूज हम कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर जाता है ना, तभी वाटर बॉईल करता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं है? ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब हम इस सेंटेंस को अदर टेंसेस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मतलब वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यस्टरडे आई ट्राइड टू हीट वाटर, आई ट्राइड टू बॉयल वाटर, एंड यस्टरडे इट बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब कल पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल किया और आज 100 डिग्री पे नहीं करेगा क्या? आज 120 डिग्री पे करेगा या फिर आज 80 डिग्री पे करेगा? ऐसा तो नहीं है। यानी कल भी उतने डिग्री पे हीट हुआ, बॉईल हुआ, आज भी उतने डिग्री पे बॉईल हुआ। तो ये साइंस का थ्योरी है, प्रिंसिपल है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट भी आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, देखो अगला यूज क्या है। यूज नंबर 3, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हेयर एंड देयर। अच्छा, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाए, एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस जो कि हेयर और देयर से स्टार्ट हो, तो वहां पर भी आपको वर्ब को सिंपल प्रेजेंट में रखना है, यानी V1 या V5 रखना है। एग्जाम्पल देखो क्या है, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। तो देखो एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द बस कम्स हेयर, द बस कम्स, द बस कम्स हेयर, द बस कम्स हेयर। अब देखो एक तो हम सेंटेंस को नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, द बस कम्स हेयर। तो इसका मतलब है कि बस यहां आती है, बस यहां आती है या बस यहां रुकती है। तो ये कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है। तो इससे कोई इमोशन नहीं, लेकिन हाँ हम लोग समझिए जो बस डिपो होता है ना, जो बस स्टॉप होता है, वहां पर हम लोग बहुत देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बस अब आएगी, बस अब आएगी, लेकिन बस का आने में बहुत लेट हो रहा है। जब फाइनली बस पहुंचती है ना, तो हम लोग बोलते हैं, बहुत खुश होकर के बोलते हो, ये लीजिए बस आ गया, ये लीजिए बस आ गई, है ना। तो यहां पर जब बोलते हैं ये लो आपकी बस आ गई, है ना, तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके इमोशन को शो करता है, आपके एक्साइटमेंट को शो करता है। ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर जब लिखा हुआ हेयर कम्स द बस, तो इसका मतलब है कि ये लीजिए आपकी बस आ गई, है ना। तो देखो ये क्या, सिंपल प्रेजेंट में यहां कम को कम्स लिखा गया V5। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक और खास बात होता है कि सेंटेंस के अंत में आपको ये वाला चिन्ह जरूर मिलेगा।
इसको बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ ये हेयर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देयर शी गोज, ये लो गई, ये लो गई, वो गई, मतलब वो वह वहां जाती है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन बोलते ना ये लो गई, मतलब भाई तुम देखते रह जाओ, वो निकल गई यहां से, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है आपके, कहीं ना कहीं इमोशंस दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो ये बात पक्की है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इन विविड नैरेटिव, अब देखो विविड नैरेटिव क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं, देखो नैरेटिव वर्ड किससे बना है, नैरेशन से बना है, नैरेट से बना है। तो नैरेट का मतलब क्या होता है, नैरेट का मतलब होता है सुनाना, ठीक है, सुनाना। जैसे आप कहानी वगैरह सुनाते हो, तो अगर आप कहानी सुना रहे हो या हिस्ट्री के कोई इवेंट को आप सुना रहे हो, तो अगर हम उसको सिंपल पास्ट टेंस के जगह पे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी नरेशन में जान आ जाती है, मतलब लगता है कि वो चीज अभी हो रहा है, लाइव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो हम पास्ट की कोई घटना को, हिस्ट्री से कोई घटना के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो वर्ल्ड वार 2 तो कब का खत्म हो गया, ये तो पास्ट का चीज है। लेकिन जब मैं आपको इसको स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, नैरेट करके सुनाऊंगा, तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो लगेगा ना कि वो घटना अभी वास्तविक में हो रही है। तो उससे क्या होता है कि आप अपने नरेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हो। तो जब भी आपको, मतलब विविड का मतलब क्या हुआ, विविड का मतलब हुआ लाइवली, मतलब जो लाइव लगे, जो सुनने से लगे कि हाँ लाइव चल रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, भले ही घटना पास्ट के हो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, मतलब तुरंत उसके बाद सुल्तान अपने कैपिटल की ओर जाते हैं, कैपिटल की ओर दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। कैपिटल भाई किंगडम का, साम्राज्य, उसका राजधानी, राज्य का राजधानी, है ना। तो अब मान के चलो हिस्ट्री से मैं कोई आपको एक कहानी सुना रहा हूं, उसमें मैंने बोला इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, तो एक तरह से ये नरेशन के स्टाइल में बोला जा रहा है। और यहां पर देखो हरीज जो हमारा मेन वर्ब है ना, ये V5 के फॉर्म में लिखा हुआ, यानी ये पास्ट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अगर पास्ट के फॉर्म में लिखा होता तो इसको हरीड लिखा जाता, लेकिन यहां पर जानबूझ करके इस बात को पास्ट में ना बोल करके प्रेजेंट में बोली जा रही है, ताकि सुनकर के लगे हाँ कहानी अभी वास्तविक में लाइव चल रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही क्लास स्टार्ट हुआ है। अभी देखो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज बता रहा हूं, जिसमें अभी हम चौथे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। देखो उसके बाद है टू एक्सप्रेस प्रीफिक्स्ड फ्यूचर इवेंट। अब देखो फ्यूचर बताने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको तो स्पेशल एक चैप्टर फ्यूचर पे ही मिलेगा। लेकिन क्या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर की बातों को बता सकते हैं, फ्यूचर की घटनाओं को क्या हम सिंपल प्रेजेंट से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन कैसा फ्यूचर होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रीफिक्स्ड फ्यूचर। देखो प्रीफिक्स्ड फ्यूचर का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स्ड फ्यूचर का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, यानी कोई भी घटना भले फ्यूचर में होना हो, लेकिन उसका टाइमिंग, डेट आप सभी कुछ प्रेजेंट में ही फिक्स कर लिए हैं। तो अगर आप पहले से प्लान कर लिए, पहले से फिक्स कर लिए हैं फ्यूचर की किसी घटना के टाइमिंग और उसके डेट को लेकर के, तो भले ही वो घटना फ्यूचर क्या होगा, लेकिन हम लोग उसको बनाएंगे किस में, हम लोग उसको बोलेंगे किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे एग्जांपल देखो, द मैच स्टार्ट्स एट 5 o'clock। भाई अब कोई मैच स्टार्ट होना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो। अब मैच ऐसा थोड़े है कि आज ही सब कुछ डिसाइड कर लिया और अभी ही खेल लिए। मैच के शेड्यूल पहले से बनते हैं, पहले से रूटीन बनता है कि मैच कब होगा, कौन से दिन के होगा, कितने बजे होगा, डे नाइट मैच होगा कि केवल डे मैच होगा। तो टाइमिंग वगैरह पहले से डिसाइड हो जाता है, पहले से प्रीफिक्स हो जाते हैं, पहले से प्रीफिक्स हो जाते हैं। तो भले ही घटना फ्यूचर का है, लेकिन हम ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि द मैच विल स्टार्ट एट 5, हम लोग बोल रहे हैं कि द मैच स्टार्ट्स, यानी पहले से टाइमिंग इसकी फिक्स हो चुकी है, द मैच स्टार्ट्स एट 5 o'clock। तो यहां पर जो हमारा मेन वर्ब है, इसको सिंपल फ्यूचर में ना रख करके इसको सिंपल प्रेजेंट में रखा जा रहा है, V5 के फॉर्म में। द ट्रेन लीव्स एट 9:30। अब किसी ट्रेन का टाइम है, अब ट्रेन का टाइम भी तो पहले से शेड्यूल रहता है। वो अलग बात है कि ट्रेन कभी कभी इंडिया में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे या कभी कभी घंटों लेट रहती है, लेकिन
इन जनरल हम बात कैसे करेंगे कि उसका ट्रेन का भी अपना क्या होता है, टाइम उसका क्या होता है, अपना फिक्स्ड होता है पहले से। तो ट्रेन जो है ना वो 9:30 बजे खुलेगी। द ट्रेन विल स्टार्ट एट 9:30 के जगह पे हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे क्योंकि इसका रूटीन पहले से फिक्स है। द ट्रेन लिव्स एट 9:30। तो इस तरीके से जो फ्यूचर की भी जो घटना है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में बता रहे थे। इसका लॉजिक क्या है, प्रीफिक्स्ड फ्यूचर इवेंट, यानी पहले से उसको शेड्यूल कर लिया गया है, उसको फिक्स कर लिया गया है। ठीक है, चलिए, हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। अब देखो अगला, देखो यूज क्या है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। अच्छा, कोटेशंस क्या होते हैं, जैसे आप लोग मोटिवेशनल कोट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो कोटेशंस वैसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी के द्वारा बोले गए हैं और यूज होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ से कुछ ना कुछ लेना देना होता है, मतलब सच्चाई से कुछ ना कुछ लेना देना होता है, और वो लाइफ पे अप्लाई भी होता है, और उसको पढ़ करके हम लोग इंस्पायर होते हैं, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। तो कोई भी कोटेशन हो तो कोटेशन को हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। अगर किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे किट्स सेज, अच्छा जॉन किट्स का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे जॉन किट्स। तो जॉन किट्स का एक बहुत फेवरेट लाइन है, और इस नाम से एक कविता भी है, पोएम भी है इनका, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये कोटेशन है, ये किसका कोटेशन है, ये जॉन किट्स के द्वारा कहा गया ये बात है, ये कोटेशन है। और देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, इज का मतलब क्या हो गया, इज का मतलब हो गया प्रेजेंट, इज का मतलब हो गया प्रेजेंट। तो ऐसा थोड़े कि हम इसको पास्ट में लिख देंगे। अब जॉन किट्स ने बोला अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो हम लोग ऐसा थोड़े कर सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ इज के जगह पे हम वाज लगा देंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाज अ जॉय फॉर एवर, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोटेशन को हम क्या करते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे आपने कहावत सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर आप कहीं से भी ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं करोगे, है ना। उसके बाद जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत भी किसका साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। तो ये भी एक कोटेशन है, और कोटेशन को हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। समझ में आ गया, चलो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश टेस्ट की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें जहां पर टेंस का टेस्ट हो रहा हो, वहां पर सिंपल प्रेजेंट में इस पॉइंट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि ये क्या इंपॉर्टेंट यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला जा रहा है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लाउज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। क्लाउज के बारे में आपने पढ़ा, मैंने आपको रन मार्टिन के सीरीज में ही पढ़ाया, क्लाउज क्लाउज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। तो देखो अगर ऐसा क्लाउज हो, मतलब उससे पता चले टाइम के बारे में। देखो क्लाउजेस ऑफ टाइम या क्लाउजेस ऑफ कंडीशन, तो क्लाउजेस ऑफ टाइम या क्लाउजेस ऑफ कंडीशन वाले क्लाउज में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर के जगह पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर के जगह पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। सर हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्लाउज ऑफ टाइम या क्लाउज ऑफ कंडीशन है कि नहीं है। तो अगर कोई दो सेंटेंसेस इस तरह के कंजंक्शन से जुड़े होंगे, किस तरह के कंजंक्शन से, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, ये सब क्या है, ये सब कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। अगर मैं इफ बोलता हूं, इफ मैं क्या बोलता हूं, इफ बोलता हूं, तो इफ से क्या पता चलता है, इफ से कंडीशन के बारे में पता चलता है। इफ हो गया, इफ का नेगेटिव होता है अनलेस होता है, इन केस है, प्रोवाइडेड है, ऑन कंडीशन दैट है। ये सभी नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ये सारे कंडीशन बताते हैं, ये ऐसे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं जो कि कंडीशन बताते हैं। टाइम बताने वाले देखो कंजंक्शन क्या होता है, जैसे हो गया आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज लॉन्ग एज सुन एज, तो ये सारे क्या है, या फिर टिल हो गया, अनटिल हो गया, ये सब कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर कोई भी सेंटेंस, दो सेंटेंस अगर जुड़ा हो इन सारे कंजंक्शन से, तो वो वाला सेंटेंस जिससे टाइम या कंडीशन के बारे में पता चले, उसका टेंस हम भले पढ़ने में लगेगा कि वो फ्यूचर का चीज है, लेकिन हम लोग ट्रांसलेट किस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है। जैसे देखो, लुक एट दिस सेंटेंसेस, यहां पर पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा,
आई शैल वेट, आई शैल वेट, देखो यहाँ टिल लगा हुआ, टिल का मतलब ये टाइम बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, टिल का मतलब तक होता है, टाइम बता रहा है। आई शैल वेट टिल ही विल रिटर्न, उसके वापस लौटने तक मैं इंतजार करूंगा। ये दोनों सेंटेंस सुन के क्या लग रहा है कि फ्यूचर का बात है भाई, उसके वापस लौटने तक मैं इंतजार करूंगा। तो ध्यान देना, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ ये तो इधर वाला जो सेंटेंस है ना, ये क्लाउज ऑफ टाइम है। तो क्लाउज ऑफ टाइम हो या क्लाउज ऑफ कंडीशन हो, उसके टेंस को हम कहां रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यहां पर देखो पहले वाले सेंटेंस में आप शैल या विल का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह के कंजंक्शन के बाद वाले जो क्लाउज आते हैं उसको आप सिंपल फ्यूचर में नहीं रख सकते, आप वहां पर शैल या विल का यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसके जगह पे आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इसका सही वर्जन होगा आई शैल वेट टिल ही रिटर्न्स। अब देखो यहां पर टिल के बाद वाला जो सेंटेंस आ रहा है, यहां पर हमने क्या किया, रिटर्न को केवल रिटर्न्स कर दिया, V5 कर दिया, यानी सिंपल प्रेजेंट में रखा। तो यहां विल नहीं लगाना, ठीक है, आई शैल वेट टिल ही रिटर्न्स, तो ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाले सेंटेंस नहीं, ये वाले सेंटेंस सही है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इफ यू विल वर्क हार्ड, अब देखो यहां पर इफ लगा हुआ है, तो इफ से क्या पता चल रहा है, कंडीशन के बारे में पता चल रहा है। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर आप मेहनत करोगे तो आप परीक्षा पास कर जाओगे। दोनों सेंटेंस पढ़ने के बाद लग रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है भाई, ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस को आप फ्यूचर में रखोगे, जैसे इस सेंटेंस को हमने फ्यूचर में रखा, यू विल पास द एग्जाम, लेकिन जिसमें वो कंडीशन रहेगा ना, जिसमें कंडीशन रहेगा, जिसमें टाइम रहेगा, उस वाले क्लाउज को, सेंटेंस को आप सिंपल फ्यूचर में नहीं रख सकते हो, आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको विल लगाना गलत हो गया, तो यू विल वर्क हार्ड है ना, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो सही वर्जन क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो देखो यहां हम लोगों ने गड़बड़ क्या किया, विल लगा दिया था, यहां पर देखो विल नहीं लगाया, यानी यहां पर वर्क को क्या किया, V1 के फॉर्म में रखा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या चाहिए होता है, V1 या V5 चाहिए होता है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो आपको आइडिया लग गया कि इस तरह के सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मैं फिर से VI लिख देता हूं, ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते देखो क्या है, इन स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, अगर स्पोर्ट्स की कमेंट्री वगैरह चल रही हो ना, तो कमेंट्री कौन सा टेंस में किया जाता है, कमेंट्री भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। देखो कमेंट्री कैसा होता है, लाइव कमेंट्री होता है, लाइव कमेंट्री की बात मैं बोल रहा हूं। तो हम लाइव किसको बोलते हैं, जो घटना बीत चुकी होती है, पास्ट की घटना होती है, क्या हम उसको लाइव बोलते हैं, नहीं ना, लाइव हम बोलते हैं प्रेजेंट की चीजों को बोलते हैं। तो अगर लाइव कमेंट्री हो रही है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वहां पर भी कमेंट्री कौन सा टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे देखो, द कैप्टन इंट्रोड्यूसेस अ स्पिन बॉलर इनटू द अटैक। अब देखो ये कमेंट्री चल रही है कि भाई जब फास्टर बॉलर से जब विकेट नहीं मिल रहे थे, तो कैप्टन ने बीच में क्या किया, एक स्पिन बॉलर को इंट्रोड्यूस किया अटैक में, ठीक है। तो ये क्या है, ये कमेंट्री के लाइन है। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूसेस लिखा जा रहा है, यानी कि V5 लिखा जा रहा है, यानी कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में। क्यों सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि इससे कमेंट्री के बारे में पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है। यहां तक कि अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है या मैगजीन है, तो उसके जो हेडलाइन होते हैं, इंग्लिश न्यूज हेडलाइन जो होते हैं ना, वो सिंपल प्रेजेंट में लिखे होते हैं। हालांकि समाचार पास्ट की होती है, लेकिन हेडलाइन को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। हाँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखो वर्ब के बारे में आपने सुना होगा, एक होता है स्टेटिव वर्ब्स और एक होता है एक्शन वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। देखो अगर हम किसी भी वर्ब्स के बारे में बात करें, तो वर्ब से दो चीज पता चलता है, या तो एक्शन के बारे में पता चलता है, या तो स्टेट के बारे में पता चलता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति, है ना। तो ध्यान देना कि जिस वर्ब से हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, एक्शन का मतलब जिससे करना का सेंस मिले, जिससे किसी एक्टिविटी करने का सेंस मिले, कोई कुछ करने का सेंस मिले, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। अच्छा, जो वर्ब से किसी
काम करने का सेंस ना मिले, किसी एक्शन का सेंस ना मिले, बल्कि उससे अवस्था के बारे में पता चले, स्थिति के बारे में पता चले, कंडीशन के बारे में पता चले, तो उसको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेट से क्या बना? स्टेटिव। स्टेट से क्या बना? स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब्स। तो एक बात मैं बोल देता हूं कि स्टेटिव वर्ब्स को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को, अगर किसी वर्ब से स्टेट के बारे में पता चल रहा है, तो वैसे वर्ब्स को आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करोगे। हाँ, आप उसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको किस में यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट में करना है। स्टेटिव वर्ब्स को आपको हमेशा किस में यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सुगर टेस्ट स्वीट, चीनी का स्वाद मीठा होता है। देखो ये वर्ब है हमारा, टेस्ट यहां पर क्या है? वर्ब है। टेस्ट यहां पर वर्ब है। तो चीनी का मीठा होना, चीनी का स्वाद मीठा होना, चीनी का जो प्रकृति है वो मीठा होता है। तो ये क्या है? इससे एक्शन के बारे में पता चल रहा है। क्या चीनी यहां पर कोई एक्शन कर रहा है? नहीं ना। चीनी यहां पर कोई एक्टिविटी कर रहा है? नहीं ना। बल्कि चीनी अपना एक स्थिति बता रहा है कि उसका स्थिति क्या है, उसका स्टेट क्या है, कि वो मीठा है, स्वीट है। तो यहां पर टेस्ट एक ऐसा वर्ब है जिससे किसी एक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, ये स्टेट बता रहा है। और स्टेट बताने वाले वर्ब को कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए पहला सेंटेंस सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, तो यहां पर इज टेस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इज टेस्टिंग हो सकता है? क्या टेस्ट को आप कंटिन्यूअस में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। अगर हम इस तरीके से बोले कि सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, यानी कि चीनी का स्वाद मीठा लग रहा है, मतलब पहले नहीं लग रहा था क्या? केवल अभी लग रहा है क्या? या फिर अभी लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा मीठा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो किसी की स्थिति परमानेंट होती है, उसका स्वभाव परमानेंट होता है, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा। तो स्टेटिव वर्ब्स को आप कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का जो बेटर सेंटेंस होगा, सबसे बेस्ट सेंटेंस होगा, ये सिंपल प्रेजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? सुगर टेस्ट स्वीट। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन आप एकदम से रट मत लेना। कुछ कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स, लेकिन वो स्टेट ना बता करके एक्शन बताने लगते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये टेस्ट, जो हमारा वर्ब टेस्ट है, अभी तो यहां पर ये स्टेट बता रहा है, लेकिन क्या यही वर्ब एक्शन वर्ब बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसा कभी भी मत रट लेना कि स्टेटिव वर्ब्स केवल स्टेटिव की तरह यूज होगा। वही वर्ब कभी कभी एक्शन भी बताने का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सेंटेंस को पढ़ करके ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि वो एक्शन दिखा रहा है कि स्टेट दिखा रहा है। तो अभी जो सेंटेंस हमने लिखा कि सुगर टेस्ट स्वीट, ये क्या कर रहा है? ये स्टेट बता रहा है। लेकिन मैं इसी वर्ब का यूज करके एक सेंटेंस आपको और बताता हूं, एक सेंटेंस आपको और बताता हूं जहां पर टेस्ट को कंटिन्यूअस टेंस में लिखना सही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा शी इज टेस्टिंग द सूप। शी इज टेस्टिंग द सूप। अब देखो यहां पर इज टेस्टिंग हमने लिख दिया, मतलब यहां पर हमने टेस्ट वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में लिख दिया। तो सर अभी तो आपने बोला कि टेस्ट को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर यह चीज सही हो जाएगा। यहां पर यह चीज सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर जो है ना, ये एक्शन बता रहा है, ये इस लड़की का स्वभाव नहीं बता रहा है कि शी इज टेस्टिंग स्वीट। अच्छा, मतलब वो मीठा लग रही है, मतलब आप लड़की को ही टेस्ट कर रहे हो क्या? मीठा लग रही है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि वो एक एक्शन कर रही है। वो क्या कर रही है कि उसको सूप मिला है, गर्मा गर्म सूप मिला है, और वो सूप का जायका ले रही है, उसका टेस्ट ले रही है। तो वो टेम्पररी चीज हो गया। स्टेट जो होता है ना, हमेशा परमानेंट चीज होता है। देखो जब मैं स्टेटिव बोल रहा हूं, स्टेट बोल रहा हूं, तो स्टेट हमेशा परमानेंट होता है, लेकिन एक्शन टेम्पररी होता है। तो वो अभी सूप टेस्ट कर रही है, तो क्या वो जिंदगी भर सूप ही टेस्ट करते रहेगी? ऐसा तो नहीं है। तो ये उसका एक टेम्पररी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर स्टेटिव वर्ब्स टेम्पररी एक्शन के बारे में बात करें तो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, ये 4 नंबर पॉइंट तो नहीं है, ये है, ये था 9 नंबर पॉइंट, ये 9th नंबर पॉइंट था। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी यूजेस है, सभी यूजेस मैंने आपको बता दिए।
ठीक है, टोटल 9 यूजेस मैंने बताया, 1 से लेकर के 9 तक। और ये सारे यूजेस अगर आप एक बार कर लिए तो कभी भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट या तो आप कमेंट में लिख करके बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो चैनल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां एक डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बताया, आप उस चैनल में जाने के बाद आपको चैनल में ही डिस्कशन ग्रुप का बटन मिल जाएगा, आप वहां से डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर ले। और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ग्रामर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, आप वहां पर अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को जवाब देने के लिए। छोटा डाउट रहेगा मैं वहीं पर बता दूंगा, बड़ा डाउट रहेगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। वीडियो में आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, तभी मुझे भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसका आप लोग डिमांड हमेशा बहुत दिन से कर रहे थे, और अभी भी आप लोग बहुत बेसब्री से इन वीडियोस का इंतजार करते हैं। कभी कभी मेरे 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा है, कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस लेने में बहुत बिजी हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वीडियोस हर दिन एक वीडियो दूँ। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। देखो अभी टेंस कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज बताया, फिर मैं कंटिन्यूअस का यूज बताऊंगा, फिर पास्ट टेंस का यूज भी समझेंगे, फ्यूचर टेंस का भी यूज समझेंगे, तो टेंस अभी चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।